मुंबई, वो शहर जहां हर पल एक नई कहानी जन्म लेती है। ये शहर न कभी सोता है न कभी थमता है। यहाँ की गलियों में दौलत के मीनार आसमान छूते हैं और पैरों तले बेबसी के सपने कुचले जाते हैं। सुबह के 11 बज रहे थे जब मुंबई के सबसे बड़े बैंक सहारा फाइनेंस के शीशे के दरवाजों से एक साया दाखिल हुआ। ये कोई आम साया नहीं था। एक बूढ़ा शख्स जिसके कपड़ों पर वक्त की धूल जमी थी, हाथ में एक फटा हुआ लिफाफा पकड़े धीरे धीरे अंदर आया। उसका नाम था गोपाल राव। चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो न सिर्फ जमीन पर चल रहा हो बल्कि वक्त के धारों को चीरता चला जा रहा हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो राजों से भरी थी, जैसे वो कोई ऐसी कहानी लेकर आया हो जो इस बैंक के आलिशान हॉल को हिलाकर रख देगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, बैंक का हर कोना साकित हो गया। सूट बूट में सजे ग्राहक, चमकते हुए यूनिफॉर्म में कर्मचारी, सबकी नजरें उस पर जम गई। कोई हैरत से देख रहा था, कोई हंसी दबाते हुए और कोई सरगोशियों में उसकी सादगी का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन गोपाल राव के कदम न रुके। वो धीरे धीरे ग्राहकों के काउंटर की तरफ बढ़े जहां एक जवान खातून रीतू अपनी व्यस्तता में गुम थी। ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े शख्स की नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की है जो हमारे समाज के चेहरे से नकाब हटाती है। क्या गोपाल राव वाकई वही हैं जो दिखाई देते हैं, या उनके इस फटे हुए लिफाफे में कोई ऐसी ताकत छिपी है जो इस बैंक के हर शख्स के दिल को हिलाकर रख देगी? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिमाग को झकझोर देगी और आप इसे सुनने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। जाद फाइनेंस का आलिशान माहौल। सहारा फाइनेंस मुंबई के दिल में बसा एक ऐसा ठिकाना था जो दौलत की चमक और रुतबे की कहानी कहता था। शीशे की बुलंद दीवारें जो सूरज की किरणों को अपने अंदर समेटकर इंद्रधनुषी रंग बिखेरती थीं, चमकता हुआ मार्बल का फर्श जो हर कदम पर अपनी शान बयां करता था, और कर्मचारी का लिबास इतना नफीस कि जैसे वो किसी आलमी फैशन शो से सीधा यहाँ उतर आया हो। यहाँ हवा में एक ऐसी खुशबू थी जो पैसे की ताकत और इंसान की हवस को मिलाकर बनी थी। ये वो बैंक था जहां मुंबई के बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति और मशहूर शख्सियतें अपनी दौलत की हिफाजत करते थे। हर कोना ऐश्वर्य और ताकत की कहानी कहता था। यहाँ आने वाला हर शख्स अपने आप को इस शहर का सुल्तान समझता था और बैंक का स्टाफ भी उसी रुतबे के साथ पेश आता था। लेकिन उस सुबह जब गोपाल राव ने इस बैंक के भारी भरकम शीशे के दरवाजे से कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके सादे कपड़े जो सालों पुराने थे और धूल से भरे हुए थे, फटी हुई चप्पल जो हर कदम पर टूटने की कगार पर थी, और हाथ में पकड़ा हुआ फटा लिफाफा जो हवा के हल्के झोंके से भी उड़ सकता था, देखकर सब हैरान रह गए। उनकी छड़ी जमीन पर हल्की हल्की ठक ठक की आवाज निकाल रही थी जो इस आलिशान हॉल में एक अनोखी गूंज पैदा कर रही थी। गोपाल राव की झुर्रियों भरी त्वचा जो सालों की मेहनत और जिंदगी की ठोकरों की गवाही दे रही थी, और उनकी आंखों में छिपी वो रहस्यमयी चमक जो किसी गहरे समंदर की तरह शांत मगर ताकतवर थी, सबको चौंका रही थी। कि वो धीरे धीरे ग्राहकों के काउंटर की तरफ बढ़े। उनके कदमों में एक ऐसी रवानगी थी जो न तो जल्दबाजी दिखा रही थी न ही कमजोरी। हर कदम के साथ उनकी छड़ी की थक थक हॉल में गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना गीत गा रहा हो। काउंटर पर रीतू, एक जवान खातून, अपने कंप्यूटर में मग्न थी। उसका चेहरा व्यस्तता से भरा था, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी बेपरवाही थी जो इस बैंक के रुतबे का हिस्सा थी। रीतू ने सिर उठाकर गोपाल राव को देखा। उनकी सादगी और पुराने कपड़ों को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो शायद दया और हल्की सी हंसी का मिश्रण थी। गोपाल राव ने बड़ी नरमी से कहा, बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई लेन देन नहीं हो रहा। ये लिफाफा देख लो, इसमें मेरी तफसील है। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो रीतू के लिए अनजानी थी। रीतू ने एक नजर गोपाल राव के कपड़ों पर डाली। उनका फटा हुआ कुर्ता जो कभी शायद सफेद हुआ करता था मगर अब धूल और समय ने उसे भूरा कर दिया था, और उनकी चप्पल जो हर कदम पर एक दर्दनाक कहानी कह रही थी। देखकर उसने सोचा कि ये शख्स गलत जगह आ गया है। उसने हल्की सी झिझक के साथ कहा, बाबा, लगता है आप गलत बैंक में आ गए हैं। ये सहारा फाइनेंस है, यहाँ बड़े बड़े लोगों के खाते होते हैं। क्या आपको यकीन है कि आपका खाता यही है? उसकी आवाज में एक हल्का सा तंज था जो शायद उसकी आदत का हिस्सा था। यहाँ आने वाले ग्राहक आमतौर पर सूट बूट में सजे होते थे, जिनके पास चमचमाती गाड़ियां और भारी भरकम अकाउंट्स होते थे। गोपाल राव जैसे शख्स को देखकर उसका दिमाग खुद ब खुद यही सोचने लगा कि शायद ये कोई भूल भटक कर आ गया है। गोपाल राव ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में वही रहस्यमयी चमक लिए कहा, बेटी, एक बार जांच तो कर लो, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा खाता यही है। उनकी आवाज में एक ऐसी ठहराव था कि रीतू के लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो गया। उसने लिफाफा लिया जो इतना पुराना था कि उसके किनारे फट चुके थे, और उसे एक तरफ रखते हुए कहा, बाबा, इसमें वक्त लगेगा, आप वहां वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। गोपाल राव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। वो कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए जहां से वो बैंक के हर कोने को देख सकते थे। उनकी नजरें हर उस शख्स पर टिकी
जो उन्हें घूर रहा था, मगर उनकी आंखों में न कोई गुस्सा था न कोई शिकायत, बस एक गहरी खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले की शांति की तरह थी। के बैठते ही बैंक का माहौल बदल गया। ग्राहक आपस में सरगोशियां करने लगे। एक ने कहा, ये बूढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? इसका खाता इस बैंक में हो ही नहीं सकता। उसकी आवाज में हल्का सा घमंड था, जैसे वो अपने आप को गोपाल राव से कहीं ऊंचा समझ रहा हो। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है कोई खैरात मांगने आ गया है। उसकी हंसी में एक क्रूरता थी जो इस आलिशान माहौल में और भी तेज चमक रही थी। एक खातून ग्राहक जिसके गले में हीरों का हार चमक रहा था ने अपने साथी से कहा, इसे देखकर तो लगता है जैसे इसने कभी बैंक देखा ही नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसी बेपरवाही थी जो अमीरों की आदत बन चुकी थी। ये बातें गोपाल राव तक भी पहुंची, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करते रहे, जैसे उन्हें ऐसी बातों की आदत हो। उनकी आंखें बैंक के हर कोने को गौर से देख रही थीं, जैसे वो न सिर्फ लोगों को बल्कि उनके इरादों को भी पढ़ रहे हों। बैंक का माहौल अब और भी भारी हो गया था। कर्मचारी जो आमतौर पर अपने काम में मशगूल रहते थे, अब गोपाल राव की तरफ बार बार देख रहे थे। कुछ कर्मचारियों ने आपस में हंसी मजाक शुरू कर दिया। एक ने कहा, लगता है ये बूढ़ा अपने गांव से सीधा यहाँ चला आया। दूसरा बोला, शायद इसे कोई पुराना कागज मिल गया होगा और वो सोच रहा होगा कि ये कोई खजाना है। उनकी हंसी हॉल में गूंज रही थी, मगर गोपाल राव के चेहरे पर कोई शिकन न आई। वो बस अपनी छड़ी को हल्के हल्के जमीन पर ठक ठकाते रहे, जैसे वो किसी गीत की ताल दे रहे हों। उनकी खामोशी में एक ऐसी ताकत थी जो इस हॉल के शोर को चुप कराने की कुव्वत रखती थी। गोपाल राव कोई साधारण शख्स नहीं थे। उनकी सादगी के पीछे एक गहरी कहानी थी जो इस बैंक के चमकते हुए हॉल से कहीं ज्यादा गहरी थी। सालों पहले गोपाल राव एक छोटे से गांव से मुंबई आए थे। उनके पास न पैसा था न रुतबा, बस एक सपना था जो उन्हें हर रात जगाए रखता था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, छोटे छोटे काम किए और धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक व्यापार खड़ा किया। वो व्यापार इतना बड़ा हो गया कि मुंबई के बड़े बड़े सेठ उनके सामने सिर झुकाने लगे, मगर गोपाल राव ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो वही पुराना कुर्ता पहनते थे, वही फटी चप्पल और वही छड़ी जो उनके गांव की याद दिलाती थी। उनका ये लिफाफा जो अब फटा हुआ था, कभी उनके सपनों का खजाना हुआ करता था। उसमें वो कागजात थे जिन्होंने सहारा फाइनेंस को जन्म दिया था। गोपाल राव ने इस बैंक को अपने खून पसीने से बनाया था। वो इसके 75% शेयरों के मालिक थे, मगर उन्होंने कभी अपने रुतबे का ढोल नहीं पीटा। वो हर साल चुपके से बैंक आते, अपने खाते की जांच करते और चले जाते, मगर इस बार कुछ अलग था। उनके खाते में कोई गड़बड़ हो गई थी और वो इस मसले को सुलझाने आए थे, मगर यहाँ का माहौल, ये घमंड, ये बेपरवाही उनके दिल को चोट पहुंचा रही थी। उड़ड़ी बाद गोपाल राव ने देखा कि रीतू अभी तक व्यस्त है। वो दोबारा काउंटर के पास गए और कहा, बेटी अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर से बात कर दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। उनकी आवाज में अब भी वही नरमी थी, मगर उसमें एक हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। रीतू ने झुंझलाकर फोन उठाया और बैंक के मैनेजर संदीप शर्मा के केबिन में कॉल की। उसने संदीप को बताया कि एक बूढ़ा शख्स उनसे मिलना चाहता है। संदीप ने अपने केबिन के शीशे से गोपाल राव को देखा। उनके सादे कपड़े और फटे हुए लिफाफे को देखकर उसने फोन पर कहा, ये कोई ग्राहक लगता है या कोई सड़क से उठकर आ गया? उसकी आवाज में एक हल्का सा तंज था जो इस बैंक के मैनेजर होने की अकड़ को दर्शाता था। रीतू ने जवाब दिया, सर मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। संदीप ने हंसते हुए कहा, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं, इन्हें वेटिंग एरिया में बिठाओ, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। रीतू ने गोपाल राव से कहा, बाबा मैनेजर साहब व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर इंतजार करें। गोपाल राव ने कुछ न कहा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में अब एक हल्की सी उदासी थी, मगर उनकी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। वो उस कुर्सी पर बैठे अपने फटे हुए लिफाफे को हल्के हल्के सहलाते रहे, जैसे उसमें कोई ऐसी ताकत छिपी हो जो इस बैंक के सारे घमंड को चूर कर देगी। वक्त गुजरता गया और करीब 1 घंटा बीत चुका था। बैंक के कर्मचारी और ग्राहक अब भी गोपाल राव को अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ ने खुलकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक ग्राहक जिसके हाथ में एक महंगा फोन चमक रहा था ने कहा, ये बूढ़ा शायद अपनी पेंशन के लिए आया है। उसकी आवाज में एक ऐसी बेपरवाही थी जो अमीरों की पहचान थी। दूसरा ग्राहक जो एक बड़े बिजनेस टाइकून का असिस्टेंट लगता था बोला, पेंशन तो छोड़ो, इसने कभी बैंक का दरवाजा भी देखा होगा। उसकी हंसी में एक क्रूर मजा था, जैसे वो गोपाल राव की सादगी को अपनी जीत समझ रहा हो। एक तीसरे ग्राहक, एक मशहूर अभिनेत्री, ने अपने मैनेजर से कहा, ये तो लगता है कोई देहाती है जो गलती से यहाँ आ गया। उसकी आवाज में एक ऐसी नफरत थी जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर रही थी। गोपाल राव खामोश रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इन सब बातों को सुन रहे हों, समझ रहे हों और शायद अपने मन में कोई फैसला कर रहे हों। उनकी खामोशी में एक ताकत थी जो इस हॉल के शोर को चुप कराने की कुव्वत रखती थी। वो उस कुर्सी पर बैठे अपने लिफाफे को देखते रहे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो किसी गहरे राज्य की गवाही दे रही थी।
इसी दौरान बैंक का एक जूनियर कर्मचारी फैज बाहर से वापस आया। फैज एक साधारण सा लड़का था जिसके चेहरे पर मेहनत और ईमानदारी की चमक थी। उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स वेटिंग एरिया में अकेला बैठा है और सब उसके बारे में बातें कर रहे हैं। फैज को यह सब अच्छा न लगा। उसका दिल किसी अनजानी बेचैनी से भर गया। वो सीधा गोपाल राव के पास गया और बड़े अदब से पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका क्या काम है? उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जो इस ठंडे और रुतबे वाले माहौल में एक अनोखी राहत लेकर आई। गोपाल राव ने नरमी से कहा, बेटा मेरे खाते में कुछ गड़बड़ है, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। उनकी आवाज में एक ऐसी सादगी थी जो फैज के दिल को छू गई। फैज ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहीं बैठे, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। वो सीधा संदीप के केबिन में गया और उसे गोपाल राव के बारे में बताया। संदीप ने झुंझलाकर कहा, मैंने कहा ना, ऐसे लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो थोड़ी देर बैठेगा और चला जाएगा, तुम अपना काम करो। उसकी आवाज में एक ऐसी अकड़ थी जो इस बैंक के मैनेजर होने की शान को दर्शाती थी। फैज वापस आ गया, लेकिन उसे गोपाल राव की हालत देखकर तरस आ रहा था। उसने देखा कि गोपाल राव अब भी उस कुर्सी पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी, मगर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। फैज का दिल बेचैन था। वो वापस अपने काम में लग गया, लेकिन उसका दिमाग बार बार गोपाल राव की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये बूढ़ा शख्स इतनी ठंडक से यहाँ बैठा है, क्या पता इसके लिफाफे में कोई बड़ा राज हो। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो इस मसले को और गहराई से जांचेगा। गोपाल राव का सब्र टूटता है। करीब 1.5 घंटा गुजर चुका था। गोपाल राव का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो धीरे धीरे उठे और संदीप के केबिन की तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल में अब भी वही ठहराव था, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी बड़े तूफान की खबर दे रही थी। संदीप ने उन्हें आते देखा तो फौरन अपने केबिन से निकला और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अकड़ते हुए कहा, हाँ बाबा बताइए क्या काम है। उसकी आवाज में एक ऐसी बेपरवाही थी जो गोपाल राव की सादगी को और भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। गोपाल राव ने अपना लिफाफा आगे बढ़ाया और कहा, बेटा ये मेरे खाते की तफसील है, इससे लेन देन नहीं हो रहा, जांच करो कि क्या मसला है। उनकी आवाज में अब भी वही नरमी थी, मगर उसमें एक हल्की सी सख्ती थी जो संदीप को चुभ गई। संदीप ने लिफाफा लिए बिना कहा, बाबा जब खाते में पैसे न हो तो यही होता है, लगता है आपने कभी पैसे जमा ही नहीं करवाए। उसकी आवाज में एक हल्का सा मजाक था जो गोपाल राव के दिल को चोट पहुंचा सकता था। गोपाल राव ने नरमी से कहा, बेटा एक बार जांच तो कर लो, फिर जो चाहे कहना। उनकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी जो संदीप को असहज कर रही थी, मगर संदीप ने हंसते हुए कहा, बाबा ये मेरा सालों का तजुर्बा है, आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर बता देता हूँ कि खाते में कितना पैसा होगा, आपका खाता खाली होगा, अब आप यहाँ से जाइए, ग्राहक परेशान हो रहे हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी बेपरवाही थी जो इस बैंक के रुतबे को और भी बुलंद कर रही थी। गोपाल राव ने लिफाफा संदीप की मेज पर रखा और कहा, ठीक है बेटा मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस लिफाफे की तफसील जरूर देख लेना। ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़े और मुड़कर बोले, बेटा तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो संदीप के दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर गई, मगर संदीप ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में वापस लग गया। फैज ने वो लिफाफा उठाया और अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करके तफसील जांची। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जो सालों से बैंक के डेटाबेस में दफन थे। जैसे जैसे वो रिकॉर्ड्स पढ़ता गया उसकी आंखें हैरत से बड़ी होती गईं। उसे पता चला कि गोपाल राव इस बैंक के 75% शेयरों के मालिक हैं। वो अमलन इस बैंक के मालिक थे। फैज का दिल धड़कने लगा। उसने फौरन रिपोर्ट की कॉपी निकाली और संदीप के केबिन की तरफ भागा। संदीप उस वक्त एक बड़े ग्राहक से मीटिंग कर रहा था जिसके साथ वो किसी बड़े सौदे की बात कर रहा था। फैज ने रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने उसे रोक दिया और कहा, ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। उसकी आवाज में वही अकड़ थी जो अब फैज को और भी चुभ रही थी। फैज वापस आ गया, मगर उसका दिल बेचैन था। उसने सोचा कि ये सच किसी को बताना जरूरी है। उसने अपने एक सीनियर साथी रमेश को बुलाया और उसे सारी बात बताई। रमेश ने भी रिकॉर्ड्स देखे और हैरान रह गया। उसने कहा, फैज ये तो बहुत बड़ा मसला है, हमें इसे बैंक के डायरेक्टर तक पहुंचाना होगा। फैज ने कहा, लेकिन संदीप साहब तो सुनने को तैयार नहीं। रमेश ने कहा, चिंता मत करो, मैं डायरेक्टर को सीधे फोन करता हूं। उसने बैंक के डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता को फोन किया और सारी बात बताई। मिस्टर गुप्ता ने कहा, मैं सुबह खुद बैंक आ रहा हूं, गोपाल राव को बुलाओ और संदीप को तैयार रहने को कहो। अगले दिन सुबह ठीक 11 बजे गोपाल राव दोबारा बैंक में आए, लेकिन इस बार वो अकेले न थे। उनके साथ एक सूट बूट में सजा शख्स था जो मिस्टर गुप्ता का पर्सनल असिस्टेंट था। उसके हाथ में एक चमकदार ब्रीफकेस था जो इस बैंक की ताकत और रुतबे की निशानी था। गोपाल राव ने संदीप को अपनी तरफ आने का इशारा किया। संदीप डरते हुए उनके सामने आया। उसकी आंखों में अब वो अकड़ नहीं थी जो कल थी। गोपाल राव ने कहा, मैनेजर साहब मैंने कहा था ना कि तुम्हारी हरकत तुम्हें महंगी पड़ेगी। अब तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मैनेजर के ओहदे से हटाया जा रहा है और फैज को नया मैनेजर बनाया जा रहा है। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो पूरे
हॉल को चुप करा गई। संदीप ने घबराते हुए कहा, आप कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? उसकी आवाज में अब भी एक हल्का सा घमंड था, मगर वो डर से कांप रहा था। गोपाल राव ने कहा, मैं इस बैंक का मालिक हूँ, 75% शेयर मेरे पास हैं। उनके साथ आए शख्स ने ब्रीफकेस खोला और फैज की तरक्की का खत निकाला। उसमें साफ लिखा था कि फैज अब इस बैंक का मैनेजर होगा। संदीप ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन गोपाल राव ने कहा, यह बैंक मेरी मेहनत की निशानी है। यहाँ गरीब और अमीर में फर्क नहीं किया जाता। फैज ने मेरी इज्जत की, इसलिए वो इस ओहदे का हकदार है। गोपाल राव ने रीतू को भी बुलाया और कहा, बेटी, आइंदा हर ग्राहक की इज्जत करना, चाहे वो कैसा भी हो। उसका हक बनता है कि उसकी बात सुनी जाए। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो रीतू के दिल को छू गई। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी। गोपाल राव ने पूरे स्टाफ को नसीहत की कि वो वक्तन फवक्तन बैंक की जांच करेंगे। ये कहकर वो चले गए, मगर उनकी मौजूदगी उस हॉल में अब भी महसूस हो रही थी। इस वाकये ने पूरे मुंबई में सहारा फाइनेंस की साख को और बुलंद कर दिया। लोग अब इस बैंक को न सिर्फ दौलत का ठिकाना मानते थे, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी देखते थे जहां इंसानियत और इज्जत की कदर होती थी। फैज ने मैनेजर बनने के बाद बैंक में कई बदलाव किए। उसने हर कर्मचारी को ग्राहकों के साथ अदब से पेश आने की ट्रेनिंग दी। गोपाल राव की कहानी मुंबई की गलियों में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, वो बूढ़ा शख्स जिसे सबने मजाक समझा, असल में इस शहर का सबसे बड़ा सेठ था।